नमस्कार, लाउड स्पीकर 90 FM देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनी और मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो है बेहद ख़ास गोरखपुर के, सिर्फ गोरखपुर के ही नहीं आसपास के भी ज़िलों में दैनिक जागरण, अमर उजाला या हिंदुस्तान या फिर बहुत सारे पेपर्स ऐसे हैं जो कि सर के कलम के मुरीद हैं। सर सर का नाम है शैलेश त्रिपाठी, लेकिन आप इनको मोबाइल बाबा के नाम से जानते होंगे। सर मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उसके साथ साथ व्यंग्यकार भी हैं। सर लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सोनी। अच्छा, पहले ये बताइए कि मोबाइल बाबा का थॉट कैसे आया आपके दिमाग में? एक्चुअली मैं गोरखपुर दैनिक जागरण में एक पेपर आता था, गुरुवारी जागरण। वो एक स्पेशल फीचर पेपर था, 7 दिन पे एक बार आता था बृहस्पतिवार को। तो उसमें तमाम फीचर्स निकलते थे, तो उसमें मेरे व्यंग छपने शुरू हुए। तो मैंने एक्चुअली एक आर्टिकल लिखा था, वो मोबाइल बाबा। एक्चुअली उसमें मोबाइल का बड़ा क्रेज़ था और लोग, कितने लोग थे जिनके लिए मोबाइल बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी। स्पेशली सिम उस समय ब्लैक बिकता था, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार के ब्लैक बिकते थे। गोरखपुर के एक राजनीतिक व्यक्ति थे, उनकी राजनीति इसीलिए ख़त्म हो गई कि उनके बच्चों ने उसकी एजेंसी ले रखी थी और वो 10 रुपये का सिम 5-5 हज़ार में बेचते थे। तो लोग इतने नाराज़ हो गए कि उनको उन्होंने हरा दिया। तो मोबाइल का बड़ा क्रेज़ था। कितने उस समय नेटवर्क नहीं मिलता था, हालांकि आज भी नहीं मिलता इतने सालों बाद। तो लोग तरकुल के पेड़ पे चढ़ के बात करते थे, उस चक्कर में कई बार गिर भी जाते थे। तो मैंने एक बाबा को देखा था, उसके गले में 2 मोबाइल लटके थे और आसपास 2-3 सुंदरियाँ थी। तो मैंने उसी पर एक आर्टिकल बनाया था, मोबाइल बाबा। तो उसकी सीरीज़ थोड़ी लंबी चली थी, तो मोबाइल बाबा नाम ही पड़ गया। फिर वो आर्टिकल का नाम ही मोबाइल बाबा हो गया। तो वहाँ से ये थाट आया था। हम लोग ने भी अपने बचपन में आपको बहुत पढ़ा है और बहुत बड़ी फ़ैन मैं भी रही हूँ आपकी। सर मोबाइल बाबा से तो आप फेमस है ही, अभी में आपका जो फेमस हो रहा है वो है कुकुरमुत्ता नर्सिंग होम। तो इसके बारे में भी कुछ बताइए। ये थोड़ी लंबी कहानी है पर बतानी पड़ेगी, बड़ी ज़रूरी कहानी है। देखिए, व्यंग बहुत बड़ी सच्चाई होती है। हवा में कोई व्यंग होता है तो एक होता है हास्य, जैसे नॉनसेंस कॉमेडी जिसको बोलते हैं, सेंसलेस कॉमेडी बोलते हैं। ये ऐसे ही बस हंस दो, कोई सड़क पे गिर गया तो आपको हंसी आ जाए, ये है हास्य। पर अगर किसी व्यवस्था पे कोई अटैक हो और वहाँ हंसाया जाए तो वो व्यंग होता है। तो मुझे लगा कि केवल लिखने के साथ साथ कुछ एक्टिविटीज़ भी की जाए। तो मैंने कल्पना की, आपने देखा होगा कुकुरमुत्ता का मतलब होता है कि गली कूचे तमाम कहीं भी कुछ ऐसे पैदा हो जाता है बरसात के सीज़न में, बरसाती मेढक जैसे। तो आपने देखा होगा तमाम ऐसे नर्सिंग होम खुले हुए हैं जिनका ना प्रॉपर रजिस्ट्रेशन है, ना वहाँ प्रॉपर डॉक्टर बैठते हैं। उन्होंने डॉक्टर के नाम के बोर्ड लगा रखे हैं, किसी डॉक्टर से टाई अप कर रखा है। अभी कुछ दिन पहले केस पकड़ा गया था जहाँ एक डॉक्टर रहता कहीं और था, दिल्ली वगैरह में पढ़ाई कर रहा था और उसके नाम पर शहर में 3-4 नर्सिंग होम चल रहे थे। ये गोरखपुर की बात है? ये गोरखपुर की बात है और ऐसी घटनाएं रोज़ आपको अखबार में मिलती हैं। डेली यहाँ बवाल होता है। तो ऐसे तमाम नर्सिंग होम है जिनको आप ऐसे कह सकते हैं कुकुरमुत्ता छाप, कुकुरमुत्ता टाइप नर्सिंग होम है। तो वो नर्सिंग होम के ऊपर मैंने एक आर्टिकल लिखा था। एक पोस्टर जारी किया है। अब उसके पीछे मुझे थोड़ी सी कहानी बतानी पड़ेगी, अगर आप कहें तो मैं कहानी बता दूं। बिल्कुल सर, हम तो खुद जानना चाहते हैं। तो कहानी शुरू होती है आज के 40-50 साल पहले की। एक थे डाकू मोहर सिंह। अच्छा, मोहर सिंह वो डाकू नहीं थे, पहले वो मोहर बनाते थे। मोहर जानते हैं ना, जो स्टैंप लगता है, मोहर। तो वो मोहर बनाते थे। तो उनको मोहल्ले वालों ने नाम कुछ और था उनका, पर उनका साहब उन्होंने मोहर सिंह रख दिया। तो मोहर सिंह के नाम से हो गया, उनका असली नाम गायब हो गया। अब स्टैंप की कहानी आप तो बहुत छोटी, आपको अंदाज़ा नहीं होगा। हम लोग के ज़माने में जब हम लोग पढ़ते थे तो हर छोटे छोटे फॉर्म को भरने से पहले मार्कशीट को अटेस्ट कराना पड़ता था। अटेस्ट कराने के लिए आपको किसी गस्टेड अफसर के पास जाना पड़ता था। गस्टेड ऑफिसर भारतवर्ष में ऐसी चीज़ है जो कहने को तो ये नौकर मतलब गवर्नमेंट पब्लिक सर्वेंट हैं, बट पब्लिक सर्वेंट नहीं है, पब्लिक के बाप होते, पब्लिक के मालिक होते हैं। इनके यहाँ एक परिंदा पर नहीं मार सकता जब तक ये न चाहें। ये केवल मिलना पसंद करते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब ज़्यादातर लोग की बात कर रहा हूँ या तमाम लोगों की बात कर रहा हूँ। ये बस उसी से मिलना चाहते हैं जो उनको थोड़ी नोट पानी दे, उनको कुछ सहूलियत दे। अब बेचारा स्टूडेंट या कनेक्शन हो पहले से, सेटिंग हो, कनेक्शन वर्ड है, सेटिंग हो। तो अब बेचारा स्टूडेंट उनके पास कैसे जाके वो भी अटेस्ट करने जाए, तो वो क्यों अटेस्ट करेंगे? तो वो अटेस्ट करते नहीं थे। तो कुछ लड़कों ने दिमाग लगाया, डाकू मोहर सिंह जी के यहाँ, अभी वो डाकू नहीं बने थे। मैं डाकू बनने की कहानी बता, अभी डाकू बनने की कहानी है। तो मोहर सिंह जी, तो लड़के उनके पास आए, मान लीजिए किसी अधिकारी ने उनको झपिला के भगा दिया। तो मोहर सिंह के पास आया कि भैया ऐसा वो तो बना नहीं रहा, एक काम करिए, उनके नाम का मोहर बना दीजिए और हम लोग साइन और मार के अपना काम चला लेंगे। जुगाड़। भारतवर्ष है। तो मोहर सिंह बेचारे दयालु आदमी, उनको 2 रुपये मिलने थे, उन्होंने मोहर बना के दे दिया। तो धीरे धीरे फेमस हो गया कि किसी को किसी के मोहर बनवाना हो, किसी अधिकारी का काम नहीं कर रहा है। आपको पता है मैक्सिमम बहुत सारे अधिकारी काम हम नहीं करते हैं, पर उनकी दस्तखत और मोहर लग जाए तो काम थोड़ा पक्का हो जाता है। इवन मैंने आज के अखबार में पढ़ा है कि एक साहब ज्वाइनिंग लेटर लेके पहुँच गए, उस पर दस्तखत मोहर अधिकारी की थी, वो फर्जी थी। तो ऐसे शुरुआत हुई, तो मोहर कोई बनवा लेता था। फिर धीरे धीरे उससे ट्रांसफ़र होने लगे।
अब अधिकारी को पता ही नहीं, वहाँ तक पहुँचा ही नहीं, यहाँ फर्जी साइन लग गई, मोहर लग गया, ट्रांसफ़र हो गया, अगला ट्रांसफ़र हो गया, फिर धीरे धीरे पोस्टिंग शुरू। हाँ, बहुत छोटी बात बता रहा हूँ, फिर भर्तियाँ शुरू हो गई। मोहर सिंह जी के मोहर से भर्तियाँ शुरू हो गई, और भर्ती होते होते तो अच्छा भर्ती हो गई तो किसी कोई दिक्कत नहीं है, सरकार है, चल रहा है। पर आज के ज़माने में अगर आप खुश हुए तो सबसे ज़्यादा टेंशन आपके बगल वालों को होती है। आज की डेट में पड़ोसी से ज़्यादा, या पड़ोसी के लिए, या आपका कंपटीटर के लिए, या पट्टीदार। हाँ, एक कहावत है गांव में कि पट्टीदारे के मछली खियादा बकिर ताल मत दिखाओ। अगर वो ताल देख लेगा आपका जीना मुहाल कर देगा। तो पट्टीदार को टेंशन हुई कि अरे नौकरी कहाँ से पा गया, ये तो ससुरा पढ़ने में फेलियर टाइप का था। तो पता लगाया तो मालूम हुआ कि मोहर सिंह ने मोहर लगवा दिया, साइन बना दिया फर्जी, और ज्वाइन कर लिया जाके। अब जो भी ज्वाइन कराने वाला बंदा था उसने देखा दस्तखत है, लेटर है, मोहर है, उसने ज्वाइन करा दिया। तब उसने कंप्लेन की तो धर पकड़ हुई, तो पकड़े गए। अब पकड़े गए तो ये तो सब लाभार्थी थे, तो इन्होंने पैसे वैसे देके मैनेज करा लिए। तो हुआ कि भाई मोहर सिंह को बचा लिया। अब मोहर सिंह नहीं बचे। अच्छा। मोहर सिंह ही नहीं बचे। एक्चुअली क्या हुआ, आपने एक अंधेर नगरी चौपट राजा से देखा होगा। हाँ। उसमें शुरुआत कहाँ से होती है और लास्ट में एक बंदे को जो बिल्कुल निर्दोष है उसी को पकड़ लेते हैं। हाँ। तो भारत की जो न्याय प्रणाली है उसमें जो बड़े बड़े शेर होते हैं वो बच के निकल लेते हैं, लास्ट में कोई चूहा फंस जाता है। तो जितने जो उसके लाभार्थी थे, जो सर की नौकरियाँ पाए थे, आधे तो उसमें कन्फर्म हो चुके थे, कितनों ने पैसा देकर अपने को सही बनवा लिया, नहीं ये साइन सही है, इनकी ज्वाइनिंग जेन्युइन है। पर जो बेचारे कमजोर थे वो पकड़े गए, तो उन्होंने पैसे देके अपने आप को जेन्युइन करा लिया। पकड़े कौन गया? पकड़ा गया बेचारा मोहर सिंह, क्योंकि इसी ने मोहर बनाई। सारे फसाद की जड़ ये मोहर बनाने वाला है, इसको पकड़ के अंदर कर दो। सारे अधिकारी इसी ने बदमाशी, सारी बदमाशी इसकी है। तो जो 500-700 भर्तियाँ हुई थी सबका ठीकरा लाके फोड़ दिया गया मोहर सिंह जी के ऊपर। अब मोहर सिंह चले गए जेल। अब जेल गए, अब आप कहने को देखो जेल को क्या कहा जाता है कि जेल सुधार गृह होती है, पर मेरा अपना मानना है कि जेल से ज़्यादा बिगड़ने वाली जगह दुनिया में कोई नहीं है। आज की डेट में मेरा अपना मानना, हो सकता है गलत भी हो, बहुत सारे लोग जेल में निर्दोष बंद हैं और दोषी बाहर घूम रहे हैं, ये आपको भी पता होगा। मोहर सिंह की तो मोहर सिंह बेचारे गए अंदर गए, तो उनकी बिरादरी, दोस्त आजकल बिरादरी बहुत चल रही है, तो उनकी बिरादरी के और उनके सर्किल के तमाम लोग मिले, तो उनसे बोले अरे यार क्या आलतू फालतू मोहर बना के जेल चले आए। अरे जेल आना ही था, कुछ बढ़िया कांड करके आए होते, कुछ पैसे से, तुम मोहर बना के चिरकुट से काम करके जेल आ गए हो। तो बोला क्या करें बताइए, हम तो बस मोहर ही बना सकते थे। बोला एक काम करते, तुम्हारा नाम मोहर सिंह बड़ा फिट बैठता है, डाकू लगा दिया जाएगा तो बड़ा फिट हो जाएगा, तुम एक काम करो डाका शुरू कर दो। बोले मैं तो डाके कुछ जानता है नहीं। बोला डाके में क्या करना है, एक बंदूक लेना है, घोड़ा लेना है, कड़कड़ कड़कड़ करते हुए चले आना है, लूट पाट के चले आना है। चोरी तुम पहले भी चोरी नहीं, चोरी ये नहीं करते थे। मोहर सिंह अपनी नौकरी करते थे, अपनी समझिए दुकान चलाते थे। आप किसी दुकान पे जाइए, मोहर बनवाने का ऑर्डर दीजिए, बेचारे चोरी उसमें कहाँ से है, वो एक सामान्य नागरिक थे हमारे आप जैसे, वो अपनी दुकान चलाते थे। अब आप यहाँ इंटरव्यू ले रही हैं, अगला पता नहीं कौन है, डाकू है कि शरीफ है, रंग है, क्या है, वो बेचारा अपना काम कर रहा था, उसके मोहर का लोगों ने दुरुपयोग किया। कायदे से पुलिस को उनको नहीं पकड़ना चाहिए था, पर वो पकड़ के जेल में चले गए। जेल में उनके बड़े बड़े बदमाशों से दोस्ती हुई, उन्होंने उनको सपोर्ट दिया, बोला अरे मोहर क्या फालतू काम कर रहे हो, जाओ डाकू बनो। डाकू का बड़ा स्कोप है इस समय मार्केट में, तमाम लोग घर पे सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात रखते हैं। बैंक उतने थे नहीं, थे तो खाता ही नहीं खोलते थे। मोदी जी आ गए तो खाता खुल गया, नहीं तो खाते कहाँ खुल पाता था, तो खाते खुल गए। तो मैक्सिमम लोग पैसा घर में रखते थे और डाकू लोग पहुंचते थे, और सिक्योरिटी थी नहीं, पुलिस का कोई ऐसा कुछ खास इंतजाम नहीं था। तो डाकू का बड़ा क्रेज़ था उस ज़माने में। आपको याद होगा तमाम पुरानी फिल्में में आई हैं डाकू पे, तमाम फिल्में बनी हैं। तो मोहर सिंह ने, हाँ शोले से पहले का मामला है ये, तो डाकू मोहर सिंह डाकू बन गए और बड़े कामयाब हुए, बड़े हिट डाकू हुए एरिया। हाँ कामयाब हुए। मोहर सिंह मेहनती आदमी थे, जो काम करते थे बड़े मेहनत से करते थे। देखिए जीवन का कोई भी काम अगर परिश्रम और लगन से किया जाए तो आप समझिए कि आप उसमें कामयाब हो जाएंगे। आप गब्बर सिंह का ही जीवन देख लीजिए, आप उससे ज़्यादा, गब्बर सिंह से ज़्यादा महत्वपूर्ण, बेचारे उस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है। आप कभी सांभा को ध्यान से देखिएगा। हाँ, सांभा का कैरेक्टर जो है, अगर सांभा जैसा स्टाफ आपको मिल जाए तो आपकी समझिए जीवन सफल हो जाए। वो तो आदमी भी गिन के आया था। वो आदमी भी गिनना तो वो छोटी बात है। आप वो सीन देखिए जब हेमा मालिनी जी लाई जाती हैं, वो घोड़े की जब तांगा चला रही थी, उनको डाकू पकड़ के लाके सरदार के अड्डे पे लाते हैं और उनको लाके कहा जाता है इधर बीरू को टांगा गया है, बीरू को ऐसे रस्सियों में बांधा गया है। हालांकि बीरू रस्सी तोड़ सकते थे, बाद में उन्होंने तोड़ा भी, पर दिक्कत ये थी सांभा को उसने आदेश दे दिया तो सांभा उस पर बंदूक टिकाया हुआ है। अब ध्यान से सीन को सोचिए कि सांभा ने उस पर बंदूक टिकाई हुई है और उसके बाद फिर गब्बर सिंह वो लटके हुए, ऐसे बीरू लटके हुए रस्सी पे, फिर कहता है कि सुन छमिया, और रामगढ़ का आटा वाटा ये सब अपनी बातें होती हैं। आटे की प्रॉब्लम उस समय भी थी, आटा उन लोगों के फोकस में था, तो सस्ता मिलता था। हाँ सस्ता मिलता था, आज भी बहुत महंगा नहीं है। एनीवे हमारा आटे पे फोकस नहीं है, हमारा डाटा पे फोकस है। सारी डाकू पे फोकस है। आटा से यार टेंशन आज की डेट में डाटा है, मेरा डाटा न खत्म हो जाए। तो उसने कहा कि सांभा, हाँ जब तक तुम्हारे पैर चलेंगे तब तक बीरू की सांस चलेगी।
तो अब देखिए गब्बर सिंह यहाँ उनका डांस देख रहे हैं। हेमा मालिनी उस ज़माने की ड्रीम गर्ल हुआ करती थी, बड़ा उनका क्रेज़ था, वो डांस कर रही हैं और शीशे से फेंके जा रहे हैं, मतलब बड़ा इन्जॉय कर, सारे डाकू इन्जॉय कर रहे हैं, हाँ 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 कर रहे हैं। लेकिन सांभा बेचारा चुपचाप कंसंट्रेट है, अपनी बंदूक के निशाने पे लगाया हुआ है, किसको? बीरू को। अगर सेकंड की भी इधर उधर होती तो बीरू भाई तो इंतजार करते, वो इधर उधर मुंह करे, बस खट से मैं तोड़ दूं जंजीर, उसका तोड़ फाड़ कर दूं। हो सकता है वो योगा करता हो, अब कुछ तो करते ही होगा। अब योगा पे बात, बट ये कि आपके सामने डांस चल रहा है, इतना बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है, बल्कि इससे सीखने की ज़रूरत है कि बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो उनके बगल में डांस भी चल रहा हो ना, तो कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई पे रखो। सांभा अगर पढ़े होते तो IAS हुए होते, जो उनका कंसंट्रेशन और जो उनका फोकस था कि उसने एक बार भी ताका भी नहीं हेमा मालिनी की तरफ, एक बार भी उन्होंने देखा तक नहीं, कंटिन्यूअस उनकी बंदूक टिकी रही किसके ऊपर? बीरू जी के ऊपर। वरना बीरू तो बस तो 1 सेकंड लगता, उनको खट तोड़ देते, पर चूंकि बंदूक थी तोड़ तो देते, पर ये गोली घुसेड़ देता। तो इस वजह से तो सांभा जैसा एम्प्लॉय मिल जाए या सांभा जैसा डेडिकेशन हो जाए तो व्यक्ति बहुत आगे बढ़ेगा। मेरा ऐसा अनुमान है कि सारे लोग पकड़े गए, क्या हुआ होगा, सांभा जी अगर रियल लाइफ में पढ़ाई लिखाई या किसी अच्छे काम में गए होते तो गब्बर सिंह से ज़्यादा उनका नाम हुआ होता। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।